सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन धनराज मौत के वक्त चौंका। जेल कस्टडी में था, इसलिए उसकी मौत की जिम्मेदारी जेल और उसके अमले पर आयद हो सकती है। मुझे इस बात की परेशानी नहीं मिस्टर शहबाज, सिराज ने कहा। दुख इस बात का है कि निरंजन लाल के खिलाफ एक अहम गवाह हाथ से निकल गया। क्या मतलब? मैंने वजाहत चाही। मैंने कल शाम जेल जाकर धनराज से मुलाकात की थी, सिराज ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा। मैं आपको बता चुका हूं कि कासिम अली की मौत के बाद वो अपने अकबाली बयान से मुनहरफ हो गया था। कल मुलाकात के दौरान ही उसने एक अहम इंकशाफ किया था। उसने मुझे बताया कि दरअसल निरंजन लाल ने उसे 50,000 रुपए का लालच देकर इस बात पर रिदामंद कर लिया था कि अदालत के रूबरू जाकर कासिम अली का जुर्म अपने सर ले ले। धनराज को 20,000 पेशगी अदा किए गए थे और बाकी रकम की अदायगी का वादा कासिम अली की रिहाई के बाद किया गया। लेकिन कासिम अली के मरने के बाद निरंजन लाल के आदमी ने बकिया रकम अदा करने से इनकार कर दिया। यही वजह थी कि धनराज भी अपने बयान से मुनहरफ हो गया। कल की मुलाकात के दौरान उसने भगवान की कसम खाकर मुझसे वादा किया था कि अगली पेशी पर वो अदालत को असलियत से आगाह कर देगा और अगर उसे रिहाई मिल गई तो वो निरंजन लाल को जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन निरंजन लाल कासिम अली को रिहा क्यों करवाना चाहता था? मैंने तज्जुब का इजहार किया। धनराज के बयान के मुताबिक कासिम अली के बयान की वजह से निरंजन लाल की साख को शदीद नुकसान पहुंचा था, जिसने उसे जहनी तौर पर दीवाना कर दिया। वो कासिम अली को इबरतनाक मौत मार कर अपना गम गलत करना चाहता था। ऐसी मैंने गहरी संजीदगी से कहा। फिर तो वो बात यकीनन बहुत अहम रही होगी जो धनराज फौरी तौर पर जेलर से करना चाहता था। मैं भी इसी बात पर गौर कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या हो सकता है? सिराज ने कहा और फिर संजीदगी से बोला, मैं आपसे एक शुबे का इजहार कर चुका हूँ। 2 लाख की रकम और अपने 4 आदमियों की मौत पर निरंजन लाल ने किसी अफसोस का इजहार नहीं किया। उसने ये भी नहीं बताया कि उसे किसी पर शुबा है भी या नहीं। अब धनराज की मौत के बाद मुझे यकीन हो रहा है कि वो जाती तौर पर आपके खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। मेरे आदमी पूरी तरह चौकस हैं, फिर भी मैं आपको हर लम्हे मोहतात रहने का मशवरा दे रहा हूँ। आप मेरी फिक्र ना करें, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। मौत बरहक है और उसके लिए जो शायद मुकर्रर की जा चुकी है, उसे आप या दुनिया की कोई भी ताकत नहीं टाल सकती। फिर डरना किस बात का? फरार से गुफ्तगू करने के बाद मेरे जहन में एक बार फिर वसवसे उभरने लगे। मेरे ख्याल के मुताबिक पिंडित बंसीदार इस दुनिया में नहीं था। कालका के बयान के बाद शंकर की मौत की तस्दीक धर्मदास ने कर दी थी। फिर वो कौन सी शैतानी कुव्वत थी जिसने धनराज को निरंजन लाल के खिलाफ जुबान खोलने से बेशतर ही मौत के घाट उतार दिया था? क्या वो शंकर ही था जिसने मरने से बेशतर निरंजन लाल के लिए आखिरी खिदमत अंजाम दी थी, या फिर निरंजन लाल ने किसी और पिंडित या पुजारी की खिदमत हासिल कर ली थी? और फिर जब तकरीबन 1 महीना गुजर गया तो मैंने निरंजन लाल की तरफ से किसी अमकानी कार्रवाई का शुबा दिल से निकाल दिया। मेरा ख्याल था कि शायद पिंडित बंसीदार और शंकर के पुरअसरार कुव्वतों का सहर टूट जाने के बाद निरंजन लाल ने यही मुनासिब समझा हो कि अब उसे चौमक्खी लड़ने की बजाय अपने कारोबार की सिमत तवज्जो देनी चाहिए, जो कासिम अली के बयानात और अखबारी खबरों की वजह से बुरी तरह मुतासर हो चुका था। लेकिन शायद वो मेरी गलत फहमी ही थी जिसने मुझे इन खुश फहमी में मुब्तला कर दिया। फिर एक कारोबारी शख्स होने की वजह से मैं अपने कारोबार में रफ्ता रफ्ता इतना मसरूफ हो गया कि मैंने निरंजन लाल के ख्याल को यकसर फरामोश कर दिया। लेकिन शायद वो मेरी गलत फहमी ही थी जिसने मुझे एक खुश फहमी में मुब्तला कर दिया था, जिसका खमियाजा मुझे बाद में भुगतना पड़ा। उस रोज मैं अपने ऑफिस में बैठा मास्टर टोनी और वारसी के साथ
एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में अहम गुफ्तगू में मसरूफ था जब नदीम मुस्कुराता हुआ दाखिल हुआ और मुझसे मुखातब हुए बगैर उस हिस्से की तरफ जाकर बैठ गया जहां मेहमानों के लिए सोफे मौजूद थे। आम हालात में जरूरी मीटिंग के दौरान मेरे दफ्तर में किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, लेकिन नदीम को मेरे अमले के अफराद के अलावा ऑफिस के बाहर तैनात ड्यूटी गार्ड भी बखूबी जानते थे, इसलिए किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। खुद मेरी हदायत में यही थी कि नदीम जिस वक्त भी चाहे मुझसे बिला किसी रोक टोक मिल सकता है। पहले वो सिर्फ मेरा दोस्त और क्लास फेलो था, लेकिन नसीम से शादी के बाद मेरी निगाह में उसकी कद्र मंजिलत कुछ और बढ़ गई थी। इसके अलावा निरंजन व लाल वाले मामलात में भी वो शाना बिशाना मेरे साथ दे रहा था। मास्टर टोनी और वारसी से जरूरी डिस्कशन करने के बाद जब मैंने फारग होकर नदीम की जानब देखा तो वो एक मैगजीन के मताले में महू था। क्या पियोगे? मैंने टोनी और वारसी के जाने के बाद नदीम से पूछा तो उसने मैगजीन बंद करके मेज पर डालते हुए कहा, हस्बे मामूल आरफा के हाथों बनी हुई गर्मा गर्म कॉफी। बुरी बात, मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर नसीम को मालूम हो गया कि तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। जो लोग शहादत का जाम पीने की ठान लेते हैं वो ये नहीं सोचते कि हमला किस तरफ से और किस वक्त होगा। नदीम ने बड़ी मासूमियत से कहा। जवाब में मैंने आरफा से इंटरकॉम पर कॉफी लेने की दरख्वास्त की, फिर अपनी कुर्सी से उठकर नदीम के करीब जा बैठा। और सुनाओ, आज सुबह ही सुबह इधर कैसे आ गए? सुबह? नदीम ने चौंक कर अपनी दस्ती घड़ी पर नजर डाली, फिर मुझे घूरते हुए बोला, अकल के नाखन लो माय डियर, इस वक्त दोपहर के 11 बज रहे हैं। जानता हूँ, मैंने नदीम को छेड़ने की खातिर कहा, लेकिन ये वक्त उन लोगों के जागने का होता है जो दिन में काम करने के आदी होते हैं, और जो रात कारोबार करते हैं उनकी सुबह 12 बजे से पहले नहीं होती। पुरानी बात है, नदीम ने एक सर्द आह भरकर जवाब दिया। जब से नसीम ने मेरी जिंदगी में कदम रखा मेरे बहुत सारे शेड्यूल बदल गए हैं। अगर ये बात है तो मैं नसीम की शाह सवारी की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता, जिसने तुम जैसे मुंह जोर घोड़े पर भी लगाम कस दी। हमारे दरमियान इस किस्म की गुफ्तगू जारी थी कि आरफा काफी की ट्रे उठाए हुए अंदर दाखिल हुई। नदीम यकलक संजीदा होकर इस तरह आरफा को घूरने लगा जैसे पहली बार देख रहा हो। आरफा ने काफी तैयार करके हम दोनों को पेश की। नसीम की शादी के बाद भी वो नदीम से खुलकर बातें करने लगी थी, लेकिन दफ्तरी माहौल में उसने कभी इस फासले की हदूद को अबूर करने की कोशिश नहीं की थी जो मैंने कायम कर रखी थी। ये आप इस कदर संजीदगी से मुझे क्यों घूर रहे हैं? आरफा ने नदीम से पूछा। मेरा ख्याल है कि आपको आज दफ्तर नहीं आना चाहिए था, नदीम ने बदस्तूर संजीदगी से कहा। आज का दिन आपके लिए घर में गुजारने का था। क्या मतलब? आरफा ने ताज्जुब से पूछा। अगर मेरे जहन में अचानक उभरने वाले मद्दोजहर मुझे धोखा नहीं दे रहे तो मैं इस बात को बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि आज का दिन आपके लिए साद नहीं है। मेरा मशवरा है कि आप छुट्टी लेकर घर चली जाएं, इसलिए कि सूरज जब निसफन नहार में दाखिल होगा तो उसकी शुआएं आपके लिए परेशानी और उलझन का सबब बन सकती हैं। एक बात पूछ सकती हूँ? आरफा ने ज़हरे लब मुस्कुराते हुए कहा। पूछिए, लेकिन इस शर्त पर कि आप पहली फुर्सत में दफ्तर के तमाम काम बलाए ताक रखकर घर चली जाएंगी। नदीम की संजीदगी में कोई फर्क नहीं आया। ये आपने इल्मे नजूम में कब से दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है? आपने नॉस्ट्रडेमस का नाम जरूर सुना होगा। नदीम ने काफी का एक घूंट लेते हुए बदस्तूर संजीदगी से कहा। फ्रांस की सरजमीन पर जन्म लेने वाले दुनिया के उस अजीम शख्स को आज दुनिया के तमाम माहरीन पेशगोइयों के सिलसिले में हरफे आखिर जानते हैं। उसने 400 बरस पहले जो कुछ कहा था वो आज तक हरफ बहरफ पत्थर की लकीर की तरह सच और दुरुस्त साबित हो रहा है। उस पर यह अहम इंकिशाफ कि वह पेशगोई करने की सलाहियतों से माला माल है उस वक़्त हुआ जब उसने एक मालदार बेवा से शादी की थी। उसके बाद उसने जो कुछ कहा और लिखा उस पर आज तक दुनिया के बड़े बड़े माहरीन रिसर्च करते चले आ रहे हैं, और ये बात पूरी दुनिया के लिए बाइसे हैरत है कि नॉस्ट्रडेमस ने 400 बरस पहले इन वाक़यात को किस तरह देखा और महसूस किया जो मुस्तकबिल में पेश आने वाले थे। और तुम्हारे ऊपर ये इंकिशाफ नसीम से शादी करने के बाद हुआ है कि तुम एक कसीनो के मालिक होने के साथ साथ मुस्तकबिल में झांकने की भरपूर सलाहियत के मालिक हो। मैंने नदीम की संजीदगी का मजाक उड़ाते हुए कहा, प्लीज रहम करो, तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। आजमाइश सदाकत की कसौटी है
फिर न कहना कि हमें खबर ना हुई। नदीम ने किसी फुटपाथिया शोभदाबाज जैसे अंदाज में मुझे घूरते हुए कहा, इस वक्त हाथ मिलने से कुछ हासिल ना होगा। जब एक पीर फकीर मुर्दा जिंदा करने के बाद पहाड़ियों में जा छुपेगा, आज तुम्हें हमारी बातें मज़का खेद लग रही हैं, लेकिन कल जब हम ना होंगे तो तुम्हें हमारी बातें याद आएंगी। क्या रास्ते में फुटपाथ पर किसी खेल तमाशा करने वाले से मिलकर आ रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए सवाल किया। आप इसकी बातों पर गौर ना करें, नदीम ने मेरी जानब इशारा करते हुए आरसाफे कहा। इस वक्त दोपहर के 11:20 का अमल है। अभी आपके पास पूरे 40 मिनट बाकी हैं। इस अरसे में आप इस खतरे से खुद को महफूज रख सकती हैं जो मेरी दूरबीन नजरें आपके सर पर मंडलाता देख रही हैं। ये भी एक अच्छा एडवेंचर साबित हो सकता है। मैंने इस बार मज़का खेज संजीदगी से कहा, अगर तुम कसीनो के बिजनेस के साथ साथ फाजल औकात में पोश इलाके की बाजारों में मजमा लगाना शुरू कर दो तो अच्छी खासी इनकम हो सकती है। नदीम ने इस बार मेरी बात का जवाब नहीं दिया, काफी पीने में मसरूफ हो गया। फिर अचानक चौंकते हुए बोला, मैं शायद आपको कुछ कह रहा था। अंदाज ऐसा ही था जैसे उसने किसी कुछ देर पहले जो हमाकत अंगेज बातें की थी वो उसे मतलब याद नहीं थी। आप कह रहे थे कि अगर चाहें तो खाली पिटारी से सांप बरामद कर सकते हैं, आरफा ने शरारतन कहा। खाली पिटारी से सांप? मुझे सोचना पड़ेगा, नदीम ने अपने ज़हन पर जोर देते हुए कहा। किस सिलसिले में सोचोगे, सांप या खाली पिटारी? मैंने भी नदीम को छेड़ने की खातिर सवाल किया। मेरा ख्याल था कि वो इस वक्त 100% मजाक के मूड में है। जवाब में नदीम ने अपने हाथ से अंगूठी उतारी और उसे झुककर गहरी निगाहों से घूरने लगा। मैं और आरफा दोनों ही उसे बगौर देख रहे थे। इस वक्त नदीम की कैफियत उस मदारी से मुख्तलिफ नजर नहीं आ रही थी जो सड़कों पर खेल तमाशे दिखाकर और लोगों को ज़ईफुल एतकादी से फायदा उठाकर अपना पेट पालते हैं। मैंने ये अमल एक मिस्री खातून से सीखा है, नदीम ने अंगूठी के नगीने से नजर उठाते हुए कहा। मगरबी ममालिक के बेशतर जादूगर और ब्लैक मैजिक करने वाले सफेद रंग के रोशन ग्लोब में देखकर पेशगोई करते हैं, लेकिन वह मिस्री खातून अंगूठी के नगीने में झांक कर आने वाले हालात के बारे में बताती थी। ये अंगूठी उसी ने मुझे तोहफतन दी है। इस वक्त तुमने इस नगीने में आने वाले लम्हात के बारे में क्या देखा? जवाब में नदीम के माथे पर संजीदगी की गहरी सिलवटें उभर आईं। मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय वो खामोशी से उठा। फिर उसने शीशे की उस खिड़की का पर्दा खींच दिया जो मेरी कुर्सी के ऐन पुष्ट पर वाक़या था। आपस में हल्का सा अंधेरा फैल गया। दोबारा सोफे पर बैठने के बाद उसने अपनी दस्ती घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, मेरे अजीज, वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है। मुकद्दर के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अगर इजाजत हो तो लाइट्स रोशन कर दूं? आरफा ने पूछा। नहीं, नदीम ने बदस्तूर संजीदगी से जवाब दिया। अंधेरे मोहब्बत की निशानी है जो इंसानी उम्र को तवील करने में बेहद मुआवन साबित होते हैं। प्लीज नदीम, मैंने उकताए हुए लहजे में कहा, अब इस ड्रामे को खत्म करो, वरना क्या? ये भी मुमकिन है कि मुझे तुम्हें जबरदस्ती साथ ले जाकर किसी मेंटल अस्पताल में दाखिल कराना पड़े। जानते हो मैंने खिड़की पर पर्दा क्यों खींचा है? नदीम ने कलाई खत्म करते हुए सवाल किया। ताकि काला देवी सब्ज परी को लेकर अंदर ना आ सके, मैंने जानबूझकर हमाकत अंगेज जवाब दिया। गुड, नदीम ने खुशी का इजहार किया। अब तुम्हारा जहन भी काम करने लगा है। थोड़ी सी मशक की जरूरत है। इसके बाद तुम भी मुस्तकबल बीनी के अजीबोगरीब फन पर एतमाद करने लगोगे। नदीम, मैंने चिल्लाकर कहा, क्या तुम अब इस फजूल किस्म के ड्रामे को खत्म नहीं कर सकते? मैं चलती हूँ, आरफा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो चाय के बर्तन उठाकर जाने का इरादा ही कर रही थी कि नदीम ने तेजी से कहा, यहीं बैठी रहे मिस आरफा, इसलिए कि ड्रामा शुरू होने में अब ज्यादा देर नहीं है। क्या मतलब? इस बार मैं किसी फौरी ख्याल के पेशे नजर चौंका। नदीम ने जवाब देने की कोशिश की थी कि अचानक एक जोर का छनाका हुआ और शीशे की वो खिड़की जिस पर नदीम ने पर्दा खींचा था चकनाचूर हो गई। मैं हैरत से उछल पड़ा। अगर मैं इस वक्त अपनी कुर्सी पर होता तो शायद वो बुलेट जो खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर दाखिल हुई थी मेरा काम भी तमाम कर चुकी होती। खबरदार, अपनी जगह से उठने की कोशिश ना करना, नदीम ने तेजी से अपना पिस्टल निकालते हुए कहा। फिर वह सर झुकाए हुए बैरूनी दरवाजे की जानब लपका। मैं भी उसकी पैरवी में उठ खड़ा हुआ। आरफा खौफजदा होकर सोफे से उठकर कालीन पर लेट गई। बाहर से खुद कार असला के ट्रेड की आवाजें बुलंद हो रही थी। पहला ब्रस्ट गालबन मेरे ऑफिस के अकबी हिस्से में ज़ैरे तमीन इमारत से मेरे कमरे पर मारा गया था।
खिड़की के शीशे के अलावा सनसनाती हुई गोलियों ने दफ्तर के साजो सामान को भी खासा नुकसान पहुंचाया था। किचन वाले फर्नीचर में जा बजा सुराख नजर आ रहे थे। बाहर से आने वाली आवाजों से यही जाहिर हो रहा था जैसे दो पार्टियां अचानक बरसरे बेकार हो गई हों। ऊपर वाली सीढ़ियों और लिफ्ट के बाहर पोजीशन संभाल लो। नदीम ने बाहर गार्ड से कहा, सामने आने या नीचे उतरने की गलती ना करना। ऊपर आने वाले किसी नवाद शख्स पर भी सोच समझ कर वार करना। फिर नदीम तेजी से लपकता हुआ एक ऐसे पाखे के करीब पहुंच गया जहां से बाहर का जायजा लिया जा सकता था। मैं अभी उसके साथ साथ था और अपनी इशारिया 3-8 के ऑटोमेटिक के दस्ते पर गिरफ्त मजबूती से जमा रखी थी। ये सब क्या हो रहा है? मैंने नदीम से पूछा। नरिंजन लाल की तरफ से जवाबी हमला, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। नदीम के लहजे में दरिंदगी थी। मेरे आदमी बाहर मौजूद हैं, वो दुश्मनों का सफाया करने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। क्या तुम्हें इस हमले का इल्म पहले से था? हाँ, नदीम ने पाखे की आड़ से बाहर की सिचुएशन देखते हुए जवाब दिया। इत्तफाक ही समझो कि निरंजन लाल ने जिन कातलों की खिदमत हासिल की हैं, उनमें से एक मेरे आदमियों का वाकफकार निकल आया। उसने बताया था कि हमला ठीक 12 बजे किया जाएगा। मैंने इसीलिए आरफा से कहा था कि वो दोबारा 12 बजे से पहले निकल जाए। मेरा ख्याल है कि नीचे सराज के सादा लिबास वाले भी होंगे। सराज को भी इसी बात का शुबा था कि निरंजन लाल अपने दफ्तर में होने वाली डकैती और 4 आदमियों के कत्ल को हमारी जात से मंसूब करेगा और जवाबी कार्रवाई से दरेग नहीं करेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि हम आपस में एक दूसरे से टकरा जाएं। नदीम ने कहा और फिर जेब से एक मुफ्त से ट्रांसमीटर निकालकर ऑन किया और किसी NRON को बार बार आवाज देने लगा। 1 मिनट बाद ट्रांसमीटर पर एक ठोस आवाज सुनाई दी। NRO दी लाइन्स आर ओवर। मुझे इत्तला मिली है कि सराज के कुछ सादा लिबास वाले भी इस खेल में शरीक हैं। उनकी निगाहों से बचने की कोशिश करना। हमारा कोई भी आदमी जिंदा या मुर्दा हालत में पुलिस के हत्थे नहीं लगना चाहिए। ओवर। आप मुतमईन रहें जनाब, हमने पुलिस के सादा लिबास वालों को देख लिया है। फिलहाल वही लोग हमला करने वालों से फायरिंग का मुकाबला कर रहे हैं। ओवर। क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि शहबाज के पर्सनल ऑफर पर पुश्त वाली ज़ैर तामीर इमारत से फायरिंग की गई है? ओवर। हमारे आदमियों से भी 2-4 मिनट की चूक हो गई थी, वरना इसकी नौबत भी ना आती। बहरहाल हमने उस शख्स को काबू कर लिया है। ओवर। गुड, नदीम ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया। वो आदमी हमारे लिए बहुत आम है, उसे पहली फुर्सत में अंडरग्राउंड कर दो। पुलिस को फिलहाल इसकी भनक भी नहीं मिलनी चाहिए। ओवर। और कई हुक्म? ओवर। इस बात पर खास नजर रखो कि दुश्मन का कोई आदमी भी आपस की हदूद में ना दाखिल हो सके, खवा उसके लिए तुम्हें 2-4 खून ही क्यों ना करने पड़े। ओवर एंड ऑल। नदीम ने अपना जुमला मुकम्मल करके ट्रांसमीटर को वापस जेब में रख लिया। चंद लम्हे बेशतर जो शख्स एक खलंडे नौजवान की तरह बैठा हमें अपने ऊल फूल हरकतों से हंसाने की कोशिश कर रहा था, इस वक्त किसी चालाक चीते से भी तेज और फुर्तीला नजर आ रहा था। ट्रांसमीटर जेब में रखने के बाद उसने एक बार फिर नीचे के हालात का जायजा लिया और फिर मुझसे बोला, मेरा ख्याल है कि पुलिस की अच्छी खासी नफरी बाहर मौजूद है। उन्होंने मुजरिमों को घेर लिया है। हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद सराज सीधा तुम्हारे ऑफिस ही का रुख करे। हाँ, हो सकता है, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। मेरा मशवरा है कि तुम दफ्तर के अमले का ख्याल रखो। मैं बाहर निकलकर अपने आदमियों को देखता हूँ। वैसे भी मेरा इस वक्त यहाँ ठहरना अब बेकार है। क्या मतलब? मैं इस वक्त सराज के सामने नहीं आना चाहता, नदीम ने सरसराते लहजे में कहा। हो सकता है कि मैं रात में किसी वक्त तुम्हें फोन करूं। नहीं, मैंने संजीदगी से कहा। बाहर इस वक्त गोलियां बारिश की तरह बरस रही हैं। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा अकेले जाना मुनासिब नहीं। मैं हालात का जायजा ले चुका हूँ। जिंदगी और मौत का खेल सिर्फ सामने की ओर खेला जा रहा है, जबकि मैं वापसी के लिए पिछला रास्ता इख्तियार करूंगा जहां मेरे 2 आदमी पहले से तैनात हैं। नदीम ने कहा। फिर उससे बेशतर कि मैं उसे कोई जवाब देता। नदीम बरक रफ्तारी से अपने जिस्म को खम देता हुआ नीचे किसी में झुका और सर झुकाई खिड़कियों के सामने आए बगैर गैलरी अबूर करके लिफ्ट की जानब चला गया, जहां मेरा एक गार्ड सब मशीन गन लिए दीवार से चिपका खड़ा था। मैंने नदीम के करीब जाने की कोशिश की। मैं उसे इस वक्त तनहा नहीं छोड़ना चाहता था, मगर कबल इसके कि मैं अपने इरादे को अमली जामा पहनाता। नीचे से किसी ने खिड़कियों की जानब बरस्ट मारा तो उसके नतीजे में बेशतर खिड़कियों के शीशे रेदा रेदा होकर गैलरी में बिखर गए। मैंने खुद को तेजी से पाखे की आड़ में कर लिया।
फिर मैंने पलट कर लिफ्ट की जानब देखा, लेकिन नदीम वहां मौजूद नहीं था। मैं जिस जगह खड़ा था वह बहुत ज्यादा महफूज भी नहीं थी। अगर खुद कार आखिरी असला की बजाय एक आध ग्रैंड इधर फेंक दिया जाता तो शायद मैं खुद को ना बचा पाता, लेकिन मेरे ऊपर हमला करने वालों को शायद इस अचानक मज़ाहमत की उम्मीद नहीं थी जो पुलिस की जानब से जारी थी। किसी खतरे के पेश नजर मैंने नीचे जाने का इरादा तर्क करके ऑफिस की तरफ वापस लौटना ज्यादा मुनासिब समझा, जहां मेरे दफ्तर का बेशतर अमला दरमियानी हाल में जमा था। उनके चेहरे पर खौफ के गहरे तासरात मौजूद थे। आरफा भी मुझे उनके दरमियान नजर आई। शायद मेरे और नदीम के चले जाने के बाद उसने मेरे कमरे में तनहा रहने की बजाय लोगों के दरमियान रहना ज्यादा मुनासिब ख्याल किया था। ये सब क्या हो रहा है? वारसी ने मेरे करीब आते हुए सवाल किया। उसके चेहरे पर भी इस वक्त हवाइयां उड़ रही थी। घबराने की कोई बात नहीं, मैंने उसे तसल्ली दी। नीचे पुलिस आ चुकी है, कुछ देर बाद हालात मामूल पर आ जाएंगे। क्या ये लिसानी फसाद है या कबल आज वक्त? कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। मैंने जानबूझकर गलत बयानी से काम लिया। हो सकता है कि डकैती की कोई वारदात करने की कोशिश की गई हो और किसी ने पुलिस को बर वक्त हालात से बाखबर कर दिया हो, लेकिन ऐसी सूरत में डाकुओं को अब आपके ऑफिस की खिड़की पर बरस्ट मारने की क्या जरूरत थी? वारसी ने मुझे खरीदने की कोशिश की। मिस आरफा कह रही थी कि आपके दफ्तर को भी खासा नुकसान पहुंचा है। खौफ व बहरास और दहशत फैलाने के लिए हमेशा ऐसा ही अंदाज इख्तियार किया जाता है। मैंने निगाहों में आरफा को सरदश करते हुए और आइंदा के लिए जुबान बंद रखने का इशारा करते हुए जवाब दिया। किसी और जानब से कोई कमक ना पहुंचने पाए, इसलिए अपने मकसद बरारी के लिए अक्सर इस किस्म के होछे हथकंडे भी इख्तियार किए जाते हैं। मैंने भी उसी ख्याल का इजहार किया था सर। आरफा ने जल्दी से अपनी पोजीशन साफ करते हुए कहा। बाहर से गोलियों की तरतराहट की आवाज कुछ देर तक वक्फे गूंजती रही, फिर उसकी शिद्दत में कमी आ गई। मैं अमले के अफराद को वक्ती तौर पर मुतमईन करने के बाद हाल से निकलकर अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था कि रास्ते में सरार से मिडभीड़ हो गई, जो 2 गार्ड के साथ गैलरी में मौजूद था। नीचे से फायरिंग की आवाजें आना बंद हो चुकी थी। कुछ सोचकर मैं सराज के साथ वारसी के कमरे में चला गया, जो इस वक्त मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक खाली ही था। सराज के गार्ड के अलावा मेरे दफ्तर के गार्ड भी बाहर ही रुक गए। आपने देखा मिस्टर शहबाज, सराज ने पुरजोश लहजे में कहा। मैंने जिस खदशे का इजहार किया था वो गलत साबित नहीं हुआ। क्या कुछ कार आमद सबूत हाथ लगा है? मैंने संजीदगी से कहा। 2 आदमी जिंदा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि एक मारा गया और 2 शदीद जख्मी हालत में अस्पताल के लिए रवाना कर दिए गए। सराज ने फातहाना अंदाज में जवाब दिया। जो मुजरम जिंदा हालत में गिरफ्तार हुए वो पहले ही से पुलिस को मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। उनकी जुबान खुलवाने की खातर हमें कुछ न कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। वैसे मेरा जाती तजर्बा है कि इस किस्म के पेशावर मुजरमान पुलिस की ड्राइंग रूम से बचने की खातर सब कुछ सच उगल देते हैं, इसलिए कि उन्हें जेल बर्ड्स के नाम से याद किया जाता है। 2-4 साल कैद बाबशक्कत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, और ये भी हो सकता है कि वो अदालत में पेश होने के बाद अपने बयान से मुनहरफ हो जाएं। मैंने एक अमकानी बात कही। धनराज के सिलसिले के अलावा आपको दूसरे मुकदमात में भी इस किस्म के हालात से जरूर वास्ता पड़ा होगा, और खास तौर पर ऐसी सूरत में जबकि निरंजन लाल जैसा करोड़पति और बाअसर शख्स मुजरिमों की पुष्ट पनाही कर रहा हो। पुलिस को खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। आपका फरमाना बजा, लेकिन अब मुझे भी जिद हो गई है कि किसी न किसी तरह निरंजन लाल को कानून के शिकंजे में जकड़े बगैर सुकून से नहीं बैठूंगा। सराज ने होंठ चबाते हुए कहा। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि बाअसर अफराद वह कितने ही बड़े मुजरम हों, उन्हें ऊपर वालों की हमायत हासिल होती है, और यही जुराम पेशा किस्म के लोग कानून की निगाहों में निगाहें डालकर और सीना तान कर बड़ी व बड़ी और कीमती गाड़ियों में बैठकर दंदनाते फिरते हैं। इसके बावजूद आपके हौसले बुलंद हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा मशवरा माने तो आप निरंजन लाल का ख्याल ज़हन से निकाल दें, वरना यह भी मुमकिन है उसकी सिर्फ एक फोन कॉल या तो आपका तबादला किसी दूर दराज इलाके में कर दिया जाएगा, या फिर कोई झूठा चार्ज लगाकर आपको मुलाजमत से खुदा ना ख्वास्ता सुबकदोश भी किया जा सकता है। मुझे इन बातों का तजर्बा है मिस्टर शहबाज, लेकिन किसी के सामने खौफजदा होकर घुटने टेक देना भी मेरी सरदश्त के खिलाफ है। सराज ने ठोस लहजे में जवाब दिया। एक बात पूछूं? पूछिए।
आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि आपने जिन जुराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया है वो मेरे ही ऊपर हमला आवर होने के लिए भेजे गए थे? मैंने संजीदगी से कहा, हो सकता है कि आपने उन पेशावर मुजरिमों को कानून को मतलूब होने की वजह से गिरफ्तार किया हो और अब उन पर तशद्दुद करके आप उन्हें नरिंजन लाल जैसे शरीफ, दयानतदार और मशहूर बिजनेसमैन के खिलाफ किसी जाती अनाद की वजह से पेश करना चाहते हो। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ, सिराज ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा। उसके हाथ इतने लंबे हैं कि वो सोने का नवाला मुंह में डालने के बाद जिसे जो चाहे बयान दिलवा सकता है, लेकिन इन तमाम आदेशों के बावजूद मैं उस तनावर दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंकने की जद्दोजहद जारी रखूंगा जिसके साए तले जुर्म पना लेते हैं और परवान चढ़ते हैं। आप शायद इस हकीकत को फरामोश कर रहे हैं कि बड़े बड़े तमगे सिर्फ इन्हीं अफराद को महज अवाम की अश्कशुई की खातर अनायत किए जाते हैं जो इस दुनिया में मौजूद नहीं होते। मैंने जहरखंद लहजे से जवाब दिया। जिंदगी में उनकी खिदमात को सराहने की बजाय उन्हें शक्को शुबा की निगाहों से देखा जाता है। एक दो अफराद के सर पर कफन बांधने से मुआशरे को गंदी मछलियों से पाक नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि आपका ख्याल दुरुस्त हो, लेकिन अगर हर शख्स यही सोचकर अपने फराज की अंजाम दही से मुंह मोड़ ले तो ये मुहलक जरासीम कम होने की बजाय और फैलते जाएंगे। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन एक तला हकीकत आपको भी तस्लीम करना पड़ेगी। मैंने जहर आलूद संजीदगी से जवाब दिया। मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है इसका अंदाजा आपको भी होगा, लेकिन अब भी कुछ मुतअद्दी अमराज ऐसे हैं जो नाकाबिले इलाज हैं या फौरी तौर पर उनका तदराक नहीं किया जा सकता। ऐसे खतरनाक मर्ज में मुब्तला किसी मरीज को जिसकी बीमारी की शिद्दत बनी नौ इंसानों के लिए मुहलक और जानलेवा साबित हो रही हो, इलाज करने की बजाय स्लो पोज़ाइन देकर मौत की नींद सुला दिया जाता है। मैं अब इजाजत चाहूंगा। बज़ाहिर जिस खतरे का अंदेशा था वो टल गया है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बहुत ज्यादा मुहतात रहने का मशवरा दूंगा। बार बार की नाकामी नरिंजन लाल जैसे कमीना खसलत मुजरम को पहले से ज्यादा खतरनाक बना देती है, फिर उसके हर वार पहले वार से ज्यादा भरपूर और मुनज़्ज़म होता है। मैं आपके मशवरे का ख्याल रखूंगा। मैंने सिराज से रुखती मुसाफा करते हुए कहा। फिर सिराज के जाने के बाद मैं वारसी के कमरे से बाहर आना चाह रहा था कि फोन की घंटी बजी और मैंने रसूल उठाकर कान से लगा लिया। हेलो, शहबाज खान स्पीकिंग। तुम्हारा मित्र बोल रहा हूँ, नरिंजन लाल। रसूल पर नरिंजन लाल की सपाट आवाज सुनाई दी। तुम? दूसरी जानब से खिलाफी तवक्का नरिंजन लाल की आवाज सुनकर मैं चौंके बगैर न रह सका। फोन करने का मकसद क्या है? मुझे अभी किसी ने फोन पर इत्तला दी कि तुम्हारे ऑफिस पर कुछ नामालूम मुजरिमों ने हमला किया है। तुम तो खैरियत से होना? नरिंजन लाल के गहरे लहजे में गहरा तंज शामिल था। शायद इस तरह वह मुझे नफसियाती तौर पर मरऊब करने की कोशिश कर रहा था। तुम शायद भूल रहे हो नरिंजन लाल कि चूंटी की जब मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। मैंने हकारत से जवाब दिया। मैं तुम्हारी बात से इनकार नहीं करूंगा। वो सर्द और सफाक लहजे में बोला। मैं भी अभी यही महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारे डीएसपी सिराज ने बहुत ज्यादा पर निकालने शुरू कर दिए हैं। मुझे अब उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। वैसे अभी अभी उसने तुम्हें जो मशवरा दिया है उस पर अमल जरूर करना। नरिंजन लाल, मैं किसी जख्मी दरिंदे की तरह गुड़ाया। मुझे इस बात पर मजबूर ना करो कि मैं कोई ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊं कि तुम दोबारा मेरे ऑफिस के नंबर डायल करने के लिए काबिल ही ना रह जाओ। यू आर जस्ट ए चाइल्ड, और मैं बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानता। नरिंजन लाल ने सपाट लहजे में जवाब दिया और फिर सिलसिला मुंतके कर दिया। मैं नरिंजन लाल की इस दीदा दिलेरी के बारे में बड़ी संजीदगी से गौर कर रहा था। फिर यकलख्त मेरे जहन में एक सवाल तेजी से उभरा। सिराज को कमरे से निकले अभी बेमुश्किल 2 मिनट हुए थे। फिर नरिंजन लाल को इस बात का इल्म किस तरह हो गया कि सिराज ने मुझे क्या मशवरा दिया है? क्या फिर कोई तागूती कुव्वत नरिंजन लाल की पुष्ट पनाही कर रही थी? मेरे जहन के अंदर का लावा सा पक रहा था। नदीम की बरवकत मुदाखलत और सिराज की दूर अंदेशी ने मुझे एक बार फिर बड़ी तबाही से बचा लिया था। एक मुसलमान होने की हैसियत से मेरा ईमान था कि मौत बरहक है और उसके लिखे को कोई नहीं टाल सकता। वो जो कबल अज कोई हिफाजती तदबीर करके बच जाते हैं वो इस खुश फहमी का शिकार होते हैं
कि उन्होंने मौत के आहनी शिकंजों से निजात हासिल कर ली। ये महज दिल का बहलावा है, खुद फरेबी है जो इंसान को गुमराही की सिमत ले जाती है। लेकिन मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं थी। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना भी दूर अंदेशी के मुनाफी है। लेकिन मुझे इस बात का कामल यकीन था कि दुश्मनों की जानब से चलाई जाने वाली गोलियों में से अगर किसी एक पर भी मेरा नाम दर्ज होता तो ना नदीम की बर वक्त मुदाखलत मेरे किसी काम आ सकती थी, ना ही सराज की दूर अंदेशी मुझे मौत के मुंह से बचा सकती थी। ये सब मुकद्दर के खेल होते हैं जो ज़ईफ़ल एतकाद लोगों को शराब की मानद धोखे में मुब्तला रखते हैं, जो कभी भागते भागते रुक जाते हैं और कभी प्यास की शिद्दत उन्हें फ़रेब नज़र में मुब्तला करके फिर भाग दौड़ करने पर मजबूर कर देती है। मुझे खुशी है कि मेरे साथ ऐसी कोई खुशफहमी नहीं थी कि मुझे मौत के अटल होने और एक वक्त मुकर्रर होने पर मुकम्मल यकीन था। बिजनेस में नुकसान और फायदे होते रहते हैं, मुझे अपने होने वाले नुकसान की कोई परवाह नहीं थी। खुदा के फजल से मैंने वो मकाम हासिल कर लिया था जहां लाख 2 लाख का नुकसान बेआसानी बर्दाश्त किया जा सकता था। मुझे फिक्र थी तो सिर्फ इस बात की कि पिंडत बंसीधर और शंकर के रास्ते से हट जाने के बाद भी निरंजन लाल ने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला किस तरह कर लिया। क्या वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल ही कलाश और दीवाना हो गया या फिर कोई नई तागूती कुव्वत उसकी पुष्ट पनाही कर रही थी। मुझे इस बात की भी कुछ ज्यादा फिक्र नहीं थी। मेरे ज़हन में तो निरंजन लाल के वो जुमले गूंज रहे थे जो उसने फोन पर कहे थे। उसने मुझे तिफले मकतब करार दिया था और कहा था कि वो बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानता। इसके अलावा एक सवाल मेरे जहन को उलझा रहा था। निरंजन लाल को मेरे और सराज के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का इल्म इस कदर जल्दी किस तरह हो गया था। उसने मुझे फोन क्यों किया था? क्या सिर्फ ये बावर कराने की खातर कि अब वो मुझे मौत के घाट उतारे बगैर सुकून का सांस नहीं लेगा, या फिर अपनी बर्तरी का एहसास दिलाना चाहता था? मेरे दोनों गार्ड्स बाहर पूरी तरह मोहतात थे। सर, टोनी ने मेरी तवील खामोशी से उकताते हुए कहा, मैंने आपको पहले भी यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि निरंजन लाल बड़ा कमीना बिजनेसमैन है। वो एक एक पाई को दांत से उठाने का आदी है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाने के बाद वो पागल हो गया है। और पागल कुत्तों का सिर्फ एक ही इलाज है कि उन्हें गोली मार दी जाए। मैंने आपको पहले भी मशवरा दिया था। तुम्हारा मशवरा गलत नहीं था, लेकिन मैं कुछ कहते कहते रुक गया। मैंने मास्टर टोनी को गौर से देखा। वो मेरी ही वजह से अपने सीधे हाथ से महरूम कर दिया गया था, लेकिन अभी तक उसकी हिम्मत जवां थी। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, उसने जहरखंद लहजे से कहा। जंग हाथों से नहीं, दिमाग से लड़ी जाती है। महाज पर अगर किसी जनरल का एक हाथ काटना पड़े तो उसके ओहदे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल जनरल ही रहता है। उसकी जहनी प्लानिंग भी दुश्मनों को पिस्पा करने के लिए किसी मुहल्लक हथियार से कम नहीं होती। टोनी का सिर्फ एक हाथ खत्म हो गया है, लेकिन जहन अभी तक पूरी तरह प्लानिंग करने की सलाहियत रखता है। जस्ट वन चांस सर, मैं सिर्फ 3 दिन की मोहलत मांगता हूँ और स्वेर अपॉन गॉड प्रॉमिस करता हूँ कि अगर टोनी की प्लानिंग फेल हो गई तो वह खुद अपने हाथ से अपने आप को शूट कर लेगा। यू आर ग्रेट टोनी, मैंने उसके जज्बे और उसकी मोहब्बत को सराहते हुए कहा, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं आया। मैं समझा नहीं बास, टोनी ने हैरत से मुझे घूरा। क्या आज के हमले के बाद भी आप खामोश रहेंगे? फौरी तौर पर कोई जवाबी कार्रवाई इंसान को कानूनी पेचीदगियों में भी उलझा देती है। लॉ एंड ऑर्डर। मास्टर टोनी ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए बड़ी हकारत से जवाब दिया। अब तक जो होता रहा है, हो चुका है और होने वाला है। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर ने क्या किया? व्हाइट पेपर पर कलम चलाकर उसे ब्लैक कर देना मेरे नजदीक कानून नहीं होता। ये सब फाइल का पेट भरने की बातें हैं। हकीकत से मुनकर होने के इतने घिसे पटे पुराने और विज्ञानोसी बहाने हैं कि एक बच्चा भी आप इन बातों को समझने लगा है। मास्टर टोनी, जब तक 2 and 2 4 के गोल्डन प्रिंसिपल पर चलता रहा, किसी सूरमान इसकी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं की। शराफत की जिंदगी इख्तियार की तो क्या मिला? और अब आप भी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। टोनी जज्बाती हो रहा था। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो बास। ओटली 1 को सिचुएशन, अगर आज के हमले में कोई गोली आपका काम तमाम कर देती तो क्या लॉ एंड ऑर्डर आपको दूसरी लाइफ दे सकता था? तुम ठीक कह रहे हो टोनी, शायद अब मुझे भी दूसरे असूलों को अपनाना होगा। प्लीज बास, प्लीज। मास्टर टोनी ने खुशी का इजहार किया। आप दरमियान से हट जाओ बास। टोनी प्रॉमिस करता है कि 3 रोज के अंदर अंदर
इस बास्टर नरिंजन लाल का डेड बॉडी आपको किसी सड़क पर पड़ा मिलेगा। कुछ दिनों और इंतजार कर लो टोनी, मैंने उसके गुस्से को कम करने की खातिर कहा। उसके बाद जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। आपकी मर्जी है बॉस, टोनी ने होंठ काटते हुए जवाब दिया। सर वारसी ने पूछा, क्या आपको यकीन है कि ये हमला नरिंजन लाल के आदमियों ने किया था? मुझे इस जुमले का इंतजार बहुत पहले से था, मैंने संजीदगी से कहा। फिर मैं कुछ और कहना चाहता था कि फोन की घंटी बजी और मैंने रिसीवर उठा लिया। शहबाज, दूसरी जानब से वाला साहब की आवाज उभरी, तुम खैरियत से तो हो? जी हाँ, आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। क्या ये सब कुछ उसी हरामजादे ने कराया है? उसके अलावा और कौन हो सकता है? लेकिन आपको किसने इत्तला दी? अभी नदीम का फोन आया था, वाला साहब ने कहा। वो नसीम के हमरा हनीमून मनाने की गरज से बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मेरा मशवरा है कि तुम भी उसके साथ चले जाओ। तुम्हारी माँ का भी यही ख्याल है कि मौजूदा हालात में तुम्हारा कुछ अरसे के लिए बाहर चले जाना जरूरी है। बेहतर है, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। फिर दूसरी जानब से सिलसिला मुंतकिल किया गया तो मैंने नदीम के नंबर डायल किए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने इतनी जल्दी बाहर जाने का प्रोग्राम मुरतब कर लिया होगा। उसके पीछे भी उसकी कोई खास मसलहत होगी, कोई ऐसा मास्टर प्लान जो अचानक उसके जहन में उभरा होगा। दूसरी जानब से कॉल नसीम ने रिसीव की। फिर उसी ने बताया कि नदीम घर पर नहीं है। मैंने नदीम को एक दो जगह और भी ट्राई किया, लेकिन उससे मेरा राब्ता कायम नहीं हो सका। मुझे यकीन था कि वो जोड़ तोड़ में मसरूफ होगा। उसके आदमियों ने इस हमले आवर को दबोच कर अपने काबू में कर लिया था, जिसने ज़ाहिर तमीर अमारत के बलाई हिस्से में मेरे पर्सनल ऑफिस पर ब्रस्ट मारकर मुझे हलाक करने की कोशिश की थी। नदीम के पर्दा खींच देने के बाद वो मुझे देख नहीं सकता था, लेकिन उसे यकीन रहा होगा कि मैं अपनी कुर्सी पर ही मौजूद हूँ। उसने निशाना लेकर ब्रस्ट मारने में कोई गलती नहीं की थी। अगर मैं अपनी कुर्सी पर होता तो 3-4 गोलियां यकीनन मेरे जिस्म में प्यूसत हो चुकी होती। सर वारसी ने कहा, मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, कहो। क्या यह मुनासिब ना होगा कि हम अपना दफ्तर वक्ती तौर पर किसी ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जहां इस किस्म के बुज़दिलाना हमलों से निस्बतन ज्यादा महफूज रहा जा सके? नहीं, मैंने ठोस आवाज में कहा। मैं अपने दुश्मनों को ये सोचने का मौका नहीं देना चाहता कि मैं उनसे खौफजदा हूँ। फिर हमें सिक्योरिटी का इंतजाम बढ़ाना होगा। हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं, मैंने उठते हुए कहा। मेरे लिए कोई हुक्म? टोनी ने पुसमसदा आवाज में पूछा। तुम फिलहाल वक्त का इंतजार करो, मैं तुम्हें पागल कुत्ते को गोली मारने का मौका जरूर दूंगा। इट अज माई प्रॉमिस। मेरे लिए क्या हुक्म है? इस बार वारसी ने पूछा। तुम पहली फुर्सत में दफ्तरी कवरी डेकोरेट करने का बंदोबस्त करो, मैंने संजीदगी से कहा। चाहो तो डी लेबर लगा दो, मगर 2 रोज के अंदर अंदर हर चीज तब्दील हो जानी चाहिए। एज यू विश सर, वारसी ने बड़े पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। फिर मैं वारसी और टोनी को जरूरी हदायत देकर दफ्तर से जाने का इरादा कर ही रहा था कि खिलाफी तवक्का सराज का फोन आ गया। मिस्टर शहबाज, मेरे पास आपको सुनाने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं। क्या मतलब? मैंने तेजी से पूछा। हमसे जरा सी चूक हो गई, सराज ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। दरअसल मुझे इस हद तक तवक्का नहीं थी कि हमला आवरों की एक पार्टी उन लोगों के लिए भी तैनात की गई जो पुलिस के हाथ आ जाएं। मैं समझा नहीं। पुलिस की इस वैन को भी रास्ते में निशाना बनाया गया है जिस पर 2 हमला आवरों को ले जाया जा रहा था। फिर मैंने हैरत से पूछा। वो अपने गिरफ्तार शुदा साथियों को खत्म करने में कामयाब हो गए। उसके साथ ही पुलिस वैन का ड्राइवर और एक सिपाही भी काम आ गया। और उन हमला आवरों के बारे में क्या इत्तला है जो जख्मी हालत में अस्पताल रवाना किए गए थे? अभी मैंने उनके बारे में मालूम नहीं किया। मेरा अंदाजा है कि अब तक उनकी जुबानें भी हमेशा के लिए बंद कर दी गई होंगी। मैंने एक अमकानी बात कही। जो लोग बराह रास्त पुलिस वैन पर हमला करने की जुर्रत कर सकते हैं, उनके लिए अस्पताल में 2 जख्मियों को मौत के घाट उतारना कुछ ज्यादा दुश्वार नहीं होगा। मैं उन दोनों जख्मियों के बारे में अभी दरियाफ्त करता हूँ, सराज ने कहा और फिर संजीदगी से बोला। मेरा एक मशवरा है कि आप अपने दफ्तर पर होने वाले कातलाना हमले की FIR मुतलका थाने में दर्ज करा दें। यह हमारे लिए बाद में बड़ी कार आमद साबित होगी। मैं सोचूंगा इसके बारे में, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। फिर उस कैशियर के बारे में दरियाफ्त किया जिसे नरिंजन लाल के दफ्तर में पड़ने वाले डाके के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था। वो अभी तक उसी बयान पर अड़ा हुआ है कि उसका उस डकैती से कोई ताल्लुक नहीं। मिस्टर सराज, मैंने कहा था कि नरिंजन लाल के मुकाबले में आपका कानून बेबस साबित होगा। मुझे याद है, लेकिन मैं अब भी ना उम्मीद नहीं, सराज ने ठोस आवाज में जवाब दिया।
मैंने मुजरिमों के सामने अपनी जिंदगी के एवज भी कई घुटने टेकना मंजूर नहीं किया। मैं आपके इस जज्बे की कदर करता हूँ। हो सकता है कि मैं आपके किसी काम भी आता, लेकिन फिलहाल मैंने 2-4 रोज के अंदर कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर जाने का प्रोग्राम बना लिया है। खैरियत, वाला साहब का हुक्म है कि हालात के पेश नज़र मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ से हट जाना चाहिए और मैं उनके हुक्म से इनकार नहीं कर सकता। वैसे हो सकता है कि अपनी रवानगी से पहले मैं हमला आवरों के 2-1 ऐसे साथियों को आपके हवाले कर दूं जो निरंजन लाल के सिलसिले में आपके किसी काम आ सकें। क्या मतलब? सिराज ने चौंकते हुए सवाल किया। कि आपके आदमियों ने भी हमला आवरों को पकड़ लिया है? जब मौत का दावतनामा पहले से मसूल हो जाए तो जमीन पर रेंगने वाले चूंटी भी अपने दिफा का कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लेती है। मैं तो फिर इंसान हूँ। मिस्टर शहबाज, क्या उन लोगों ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है? सिराज ने बेचैनी से पूछा। इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, आपसे फिर किसी वक्त इत्मीनान से गुफ्तगू होगी, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। फिर रसूल क्रेडल पर रखा और वारसी और टोनी के साथ आफत से बाहर आ गया, जहां राहदारी में इस वक्त भी खिड़कियों के टूटे हुए शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। फिर नदीम से मैंने मुलाकात की और से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं दोपहर से अब तक तुम्हें कितनी बार फोन कर चुका हूँ? इसका अंदाजा है मुझे, और इसके बावजूद तुमने मुझे रिंग बैक करने की जरूरत महसूस नहीं की। मेरे लहजे में शिकवा था। तुम्हें मालूम है मेरी जान कि मेरे काम का तरीक़ेकार कदरे मुख्तलिफ है। जिस मुजरिम ने मेरे आफस में ब्रस्ट मारा था वो कौन है? मैंने नदीम की बात को नजरअंदाज करते हुए सवाल किया। बस एक ही मुजरिम ही है जिसने निरंजन लाल से 50,000 रुपये वसूल करने के बाद तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसका सौदा कामयाब नहीं हो सका। इस वक्त वो कहाँ है? मेरे वफादार आदमियों की कैद में। हो सकता है उसका अंजाम भी सेठ परशुतम से मुख्तलिफ ना हो। नदीम ने बेपरवाही से कहा। वो किसी तरह भी जुबान खोलने को तैयार नहीं, सिर्फ एक ही बात पर अड़ा हुआ है कि उसने 50,000 के एवज तुम्हें निरंजन लाल के रास्ते से हटाने की कोशिश की। क्या वो यही बयान अदालत के रूबरू नहीं दे सकता? मुश्किल है, नदीम ने जवाब दिया। निरंजन लाल उसे मजीद कुछ रकम देकर जुबान बंद रखने पर मजबूर कर देगा, या फिर उसका भी वही अंजाम होगा जो तुम्हारे सिराज साहब के ज़ेर हिरासत मुजरिमों का हुआ। क्या मतलब? तुम्हें कैसे मालूम? मैंने हैरत का इजहार किया। मैं जिस माहौल में सांस लेता हूँ उससे पूरी तरह वाकिफ भी रहता हूँ, नदीम ने बदस्तूर बेपरवाही से कहा। मुझे तो इस बात का इल्म भी है कि हादसे के बाद तुम्हें निरंजन लाल ने भी फोन किया था। वो आदमी कौन था जिसने तुम्हारे आदमी को निरंजन लाल की तरफ से होने वाले हमले से बाखबर किया था? मैंने थोड़े तवक्कुफ के बाद पूछा। सॉरी, नदीम ने बड़ी साफ गोई से जवाब दिया। पुलिस वालों की तरह हमारा भी यही असूल है कि मुखबरों का नाम नहीं जाहिर करते। ये तुम मुझसे कह रहे हो, हमें एक बात का इकरार बहरहाल कर लेना चाहिए कि हमसे निरंजन लाल के सिलसिले में एक बहुत बड़ी गलती सरजद हो चुकी है। नदीम ने मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। हमें उसे आजाद करने की बजाय सेठ परशुतम ही की तरह पागल करके किसी मैदान सड़क पर फेंक देना चाहिए था। एक अहम सवाल और, मैंने संजीदगी से पूछा, तुमने ये बाहर जाने का प्रोग्राम अचानक कैसे बना लिया? नई शादीशुदा जोड़े अमूमन हनीमून का कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर बनाते हैं। क्या मेरे पास दिल नहीं है? मैं नहीं मानता, मैंने उसे तेज निगाहों से घूरते हुए कहा। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि इस अचानक प्रोग्राम के पसे पर्दा भी तुम्हारी कोई खतरनाक प्लानिंग जरूर होगी। हो सकता है तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त हो। नदीम ने जवाब में मैनी खेद अंदाज में मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट इस बात की गमाजी कर रही थी कि मैंने उसके बारे में जो कयास किया था वो गलत नहीं था। फिर इससे बेशतर कि मैं उसे मजीद खरीदने की कोशिश करता। मेरी वालदा नसीम के साथ कमरे में दाखिल हुई और मुझे मजबूरन गुफ्तगू का मौजू बदल देना पड़ा। उसी रात मैं नदीम से दोबारा उसके कैसीनो पर जाकर मिला। नदीम इस वक्त अपने 2 गैर मुल्की मेहमानों के साथ अपनी मखसूस निशस्त पर बैठा बड़ी संजीदगी से किसी मामले पर तबादला ख्याल कर रहा था। मैंने उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए एक दूसरी खाली मेज पर बैठ गया। नदीम ने मुझे देख लिया था, लेकिन उसने अपने चेहरे के तासरात से इसका इजहार नहीं होने दिया कि शायद उसकी कोई मसलहत रही हो। इस वक्त रात के 10:30 बजे का अमल था और कसीनो के हंगामे अपने पूरे शबाब पर थे। इत्तेफाक ही था जो मुझे एक मेज खाली मिल गई और वो एक कॉर्नर टेबल थी जो सिर्फ 2 आदमियों के लिए मखसूस थी।
मुझे अभी इस मेज पर बैठे 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि एक दुबली पतली और नाजुक अंदाम काल गर्ल बहके बहके कदम उठाती मेरे सामने वाली खाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसने खासा लंबा पाइप अपने होंठों में दबा रखा था, जिसके दूसरे सिरे पर सिगरेट का धुआं उड़ रहा था। उसकी निगाहों में सागर छलक रहे थे, जिससे किसी तेज सेंट की खुशबू फूट रही थी। शायद वो इस कसीनो में नई आई थी, इसीलिए उसने मुझे पहचाना नहीं था। एक अहम गाहक ट्रीट कर रही थी। हाय, उसने खाली कुर्सी पर बैठते वक्त अपनी बाईं आंख झपकाते हुए बड़ी बेतकल्फी का मुजाहरा किया था। कसीनो के मैनेजर के अलावा दूसरे मुलाजमीन से नदीम की वजह से मेरी खासी जान पहचान हो गई थी। मेरा ख्याल था कि चंद लम्हों में कोई न कोई करीब आकर इस खूबसूरत लड़की को, जो बज़ाहिर क्रिश्चियन नजर आ रही थी, मेरे पास से उठने की हिदायत जरूर करेगा, इसलिए कि वो मेरे टाइप से बखूबी वाकिफ थे और नसीम वाले केस के बाद से तो वो मुझे ज्यादा पहचानने लगे थे। क्या हम तुम्हारे साथ बैठ सकता? उसने कुर्सी पर बाकायदा बैठने के बाद मुझे बड़ी नशीली आंखों से घूरते हुए पूछा। तुम शायद इस कसीनो में नई आई हो। ओह यस, उसने अपने जिस्मानी नशीबो फराद को कुछ ज्यादा ही उजागर करने की खातिर एक खास अंदाज में अंगड़ाई लेते हुए कहा। आई एम गो आउट फ्रेश। खुशी हुई तुमसे मिलकर। मैंने वक्त गुजारी की खातिर रस्म बेतकल्फी का मुजाहरा किया। कुछ पिएगा नहीं? लड़की ने अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए अपनी तशंगी का इजहार किया। सॉरी, मैं पीने का आदी नहीं हूँ। आई सी, वो मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराई, फिर बड़े बेबाक लहजे में बोली, ओनली लेडी कलर। तुम्हारा नाम क्या है? जूली ग्राहम। उसने यूं मुस्कुराकर जवाब दिया जैसे मेरे और उसकी बड़ी पुरानी शनासाई हो। फिर उसने करीब से गुजरते हुए एक वेटर को खासी ऊंची आवाज में मुखातब करते हुए कहा, ए 1 पिग ड्राई जिन नीट। मेरा ख्याल है कि तुमने पहली ही खासी पी रखी है। नेवर माइंड डार्लिंग। उसने सिगरेट का एक तवील कश लेकर धुआं उड़ाते हुए कहा। जूली एज प्रोफेशनल अपना कस्टमर को एंजॉय कराना जानता। यू दिल नेवर फॉर मी बी। वो कुछ ज्यादा ही बेतकल्लफ होने की कोशिश कर रही थी। मुझे इस बात पर हैरत है कि अभी तक इंतजामिया के किसी फर्द ने उसे मेरे पास से उठाने के लिए कोई पेशकदमी नहीं की थी। बल्कि जिस बेरे को उसने बिग ड्राई जिन का ऑर्डर दिया था, उसने भी ऑर्डर शुरू करने में कुछ ज्यादा ही जल्दी का मुजाहरा किया था। मैं उस वेटर को जानता था, लेकिन इस वक्त उसने भी मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। जितनी तेजी से मेजों के दरमियान से चकराता हुआ आया था, उतने ही फुर्ती से दोबारा काउंटर की तरफ लौट गया। तुम अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे? उसने एक गौंट लेते हुए मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। कोई बिग बॉस, बिजनेसमैन, आर्सन ऑफ सिमर चेस्ट मैन, नया पंछी। मैंने अजराहे मजाक जवाब दिया। नेवर माइंड स्वीट हार्ट, जोली ने कहा, हम तुमको एकदम परफेक्ट बना देगा। मैंने नदीम की सिमत एक उचटती हुई नजर डाली। वो अपनी मेज पर ऐसे रुख से बैठा था कि मुझे बखूबी देख सकता था, लेकिन अभी तक उसने भी मेरी मौजूदगी का कोई खास नोटिस नहीं लिया था। फिर मैंने अचानक राजू को एक आदमी के साथ अंदर दाखिल होते हुए देखा। बज़ाहिर वो कस्टमर ही नजर आ रहा था। जूली उसे देखते ही चहकी थी। हेलो यंग मैन। हाय, राजू ने मुस्कुराते हुए किसी पुराने शिनासा जैसे अंदाज में कहा और फिर मेरी मेज के करीब आ गया। हाउ आर यू जूली? मुझे इस बात पर भी हैरत हुई कि इस वक्त राजू ने भी मेरी सिमत देखने की जहमत गवारा नहीं की। अचानक मेरी छठी हिस्स जाग उठी। यकीनन कोई खास बात ही थी जो कसीनो के मुलाजमीन के अलावा नदीम और राजू भी वहां मेरी मौजूदगी को दीदा दानिस्ता नजर अंदाज कर रहे थे। आखिर इसकी वजह क्या थी? मेरे जहन में यह सवाल बड़ी सूरत से उभरा। नंबर 14, 1+1। जूली ने अचानक बड़ी राजदारी से मध्यम आवाज में राजू से कहा, फिर एक जोरदार कहका लगाती हुई बुलंद आवाज में बोली, ओह यूनानी यंग मैन। जवाब में राजू ने बड़ी दोस्ताना अंदाज में उसके उल्टे गाल पर चुटकी भरी, फिर वापस पलट गया। बज़ाहिर वो सब कुछ कसीनो के माहौल के ऐन मुताबिक हो रहा था, जहां हर शख्स नशे में डूबा अपनी हाल में मस्त और दूसरों से बेनियाज नजर आ रहा था। लेकिन मेरा जहन अब पूरी तरह बेदार हो चुका था। मेरे वजूद के अंदर खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर थी। मैं किन अखियों से राजू को देख रहा था, जो अपने साथी के साथ बहके कदम उठाता हुआ काउंटर की तरफ जा रहा था, और मेरे दिमाग में नंबर 14 और 1+ के अल्फाज गूंज रहे थे जो जूली ने बड़ी राजदारी से अदा किए थे। फिर मुझे उसको जानने में ज्यादा देर नहीं लगी। मेजों के दरमियान से गुजरते हुए राजू टेबल नंबर 14 से इस अंदाज में टकराया कि उस पर रखे हुए गिलास और बोतल उलट गए।
उसके साथ ही उस मेज पर बैठे हुए दोनों शख्स जो सूरत शक्ल से ही किसी जुराइम पेशा गिरोह से मुतल्लक नजर आ रहे थे, उछलकर खड़े हो गए। उनमें से एक दराज कद था, जिसकी बाएं कान से जरा नीचे खासे गहरे जख्म का निशान मौजूद था। उसका दूसरा साथी कदरे पिस्ता कद मगर उठे हुए जिस्म का मालिक था। यू डर्टी डॉग, दराज कद वाले ने राजू को ललकारा। क्या तुम अंधे हो, दिखाई नहीं देता? बास्टर्ड। पिस्ता कद के तेवर खतरनाक नजर आ रहे थे। उसने भी राजू ही को मुखातब किया था। उस बोतल का नुकसान अब क्या तुम्हारा बाप भरेगा, यू सन ऑफ ए। लेकिन इससे पहले कि अपना जुमला मुकम्मल करने का मौका नहीं मिला, राजू का हाथ यकलख्त फिजा में लहराया और पिस्ता कद आदमी लड़खड़ा कर जमीन बोस हो गया। राजू ने पलक झपकते में जेब से अपना ऑटोमेटिक निकाल कर उसकी कंपनी पर रख दिया। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सलूक राजू के साथी ने दराज कद आदमी के साथ किया था। पूर्व जवार में बैठे हुए दूसरे ग्राहक हड़बड़ाकर अपनी अपनी मेजों से उठे थे, लेकिन इससे पहले कि कोई अफराद अफरा तफरी या हड़बोर्डिंग मचाती, राजू और उसका साथी अपने दोनों हरीफों को बेबस करके तेजी से घसीटते हुए बाहर ले गए। मैंने नदीम की सिमत देखा। वो अपने गैर मुल्की दोस्तियों से अलविदाई मुसाफा करने के बाद पहली मंजिल की सीढ़ियों की तरफ कदम उठा रहा था। उसने बक एक खफीफ से इशारे से मुझे अपने पीछे आने को कहा था। मुझे मालूम था कि नदीम ने अपना साउंड प्रूफ आफस कसीनो की पहली मंजिल बार काउंटर के अकब में बना रखा था, जिसका एक दरवाजा पिछली तरफ भी खुलता था। ओह कम ऑन डार्लिंग, जूली ने बदस्तूर नशे में डूबी हुई आवाज में मुझसे कहा। आर्ट इज ए पार्ट ऑफ द गेम, फॉरगेट आउट। ऐसी जगह में सब चलता। कौन हो तुम? मैंने मध्यम आवाज में जूली से सवाल किया। नॉनसेंस, जूली ने बुरा सा मुंह बनाकर मेरी मेज से उठते हुए ऊंची आवाज में कहा। अगर पॉकेट में कैश नहीं है तो फिर इधर खाली खोली को ऐश करने का ही को आया। फोकट में इश्क लड़ाना मांगता, साला फ्रॉड। जूली के जुमले ने कुछ देर दूसरे ग्राहकों को भी मेरी जानब मतवज्जा कर दिया था। शायद उसने वो जुमला उसी घर से ऊंची आवाज में कहा था कि मैं कुछ देर तक खामोश बैठा अंदर ही अंदर हालात की नजाकत पर गौर करता रहा। फिर उठकर जीने तय करता हुआ फर्स्ट फ्लोर पर नजीम के ऑफिस में चला गया, जहां कदम रखते ही मेरे जहन को एक चरका लगा। वो दोनों दराज कद और पिस्ता कद आदमी जिन्हें राजू और उसके साथी ने हाल में दबोचा था, इस वक्त फर्श पर पड़े कराह रहे थे। नदीम अपनी कुर्सी पर बैठा उन दोनों को कहर आलूद नजरों से घूर रहा था, जिन्हें उसके आदमियों ने बड़े मुख्तसिर वक्त में रुई की तरह धुन कर चूरा चूरा कर दिया था। शायद अब उनमें इतनी सकत भी नहीं थी कि वो अपने कदमों पर खड़ा हो सकते। कमरे में राजू भी मौजूद था। नदीम की मेज पर वो रिवाल्वर और एक खतरनाक खंजर पड़ा था जो उन दोनों के पास से बरामद हुआ था। कमरे में मुझे दाखिल होता देखकर उन दोनों के चेहरे जर्द पड़ गए थे। तुम्हारे साथ और कितने आदमी हैं? नदीम ने सर्द लहजे में सवाल किया। क्योंकि कोई नहीं, दराज कद वाले ने आस्तीन से होंठों का खून साफ करते हुए जवाब दिया। हम बस दो ही थे। यहाँ तक किस तरह भूल कर आ गए थे? इस बार दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मेरा ख्याल है कि इन दोनों की खातो मदारत में कुछ कमी रह गई। नदीम ने बड़े सफाक लहजे में राजू को मुखातब किया। हम इन्हें कुछ देर के लिए दोबारा उसी अंडरग्राउंड कमरे में ले जाओ। नहीं, दराज कद वाले ने हांफते हुए कहा। मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर उसने दरजीदा नजरों से मेरी जानब देखते हुए कहा। हम दोनों को इनकी निगरानी पर मामूर किया था। मकसद क्या था? ताकुब करना। और वो कुछ कहते कहते रुक गया। उसकी फटी फटी निगाहों से खौफ झांक रहा था। और नदीम ने सरसराती आवाज में पूछा, किसी वीरान सड़क पर मौका देकर गोली मार देना। दराज कद वाले ने थूक निगलते हुए रुक रुक कर जवाब दिया। उसका पिस्ता कद साथी बेदस्तूर फर्श पर चित बड़ा लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसके चेहरे की जिल्द जगह जगह से फटी नजर आ रही थी, जिससे खून रस रहा था। ऑफर देने वाला कौन था और सौदा कितने में तय पाया? 1 लाख में, उसने कुछ तवक्कुफ से जवाब दिया। आधी रकम हमें पेशगी मिल गई थी और आधी काम मुकम्मल होने के बाद मिलनी थी। मामला फोन पर तय हुआ था, इसलिए हमने ये नहीं मालूम कि वो कौन था। और अगर तुम्हारा काम मुकम्मल हो जाने के बाद बाकी रकम ना मिलती तो तुम उसकी वसूलियाती का क्या तरीका इख्तियार करते? नदीम ने अपनों से खौनख्वार नजरों से घूरा। जो लोग इस किस्म के काम में मुलव्वस होते हैं वो एक दूसरे की जुबान पर भी भरोसा करते हैं, और 50,000 की रकम भी कुछ कम नहीं थी। राजू किसी खतरनाक इरादे से 1 कदम आगे बढ़ा, लेकिन नदीम ने उसे हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, नहीं, मेरा ख्याल है कि ये सच बोल रहा है।
उनके डिस्पोजेबल के लिए क्या हुक्म है? राजू ने बड़े इत्मीनान से दरियाफ्त किया। मौत की सजा मौत ही होती है, नदीम ने स्पाट लहजे में कहा। वैसे अगर इन दोनों की लाशें भी निरंजन लाल के बंगले के पिछले हिस्से से बरामद हो तो ज्यादा मुनासिब होगा। नहीं, इस बार पिस्ता कद वाला गड़गड़ाने लगा। हमें जान से मत मारना। रात के पिछले पहर डीएसपी सिराज को गुमनाम काल मसूल होनी चाहिए। नदीम ने पिस्ता कद वाले की गड़गड़ाहट को यकसर नजरअंदाज करते हुए बड़े पुरसकून अंदाज में कहा। ये दोनों मिस्टर शहबाज के दफ्तर पर होने वाले हमले में नाकाम होने के बाद फरार होकर रात के वक्त निरंजन लाल के पास गए और उसके आदमियों ने इन दोनों को गोली मारकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इस बात का ख्याल रखना कि कहीं मिस्टर सिराज के वहां पहुंचने से पहले ही इन दोनों की लाशों को कहीं और ना फेंकवा दिया जाए। मैं समझ रहा हूँ बास। फिर वो चीखते चिल्लाते और गड़गड़ा जिंदगी के भीख मांगते रहे, लेकिन राजू उन दोनों को घसीट कर पिछले रास्ते से बाहर ले गया था। तुम्हें इस बात का इल्म किस तरह हुआ कि ये दोनों मेरा ताक़ुब करते हुए यहाँ तक आए थे? मैंने कमरा खाली होने के बाद नदीम से पूछा। मैं तुम्हें पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हमारा ताल्लुक जिस दुनिया से, वहाँ के तौर तरीके तुम्हारी दुनिया से मुख्तलिफ होते हैं। वो दोनों गैर मुल्की कौम थे। अंधेरे में हाथ चलाने से कोई फायदा ना होगा, नदीम ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तुम्हारी इतला के लिए बता रहा हूं कि वो दोनों एक बैरूनी ट्रैवलिंग एजेंसी के एजेंट थे जिनमें बाहर जाने का प्रोग्राम तय कर रहा था। और उस लड़की जूली के बारे में तुम क्या कहोगे? मैंने तेजी से कहा। राजू का नंबर 14 और 1+1 का इशारा उसी ने दिया था। अब तुमने जहानत की बात की है। वैसे इतलान अर्ज है कि उसका असल नाम जूली नहीं, सेठ परशुत्तम को फांसने के लिए भी उसी ने बड़ा खूबसूरत और मजबूत जाल बुना था। तो क्या? हाँ, नदीम ने मेरा जुमला काटते हुए मुस्कुराकर कहा। दफ्तर पर हमला होने के बाद ही मैंने फौरी तौर पर इस लड़की को तुम्हारी निगरानी पर मामूर कर दिया था। खूबसूरत होने के साथ साथ वो किसी नागन से भी ज्यादा खतरनाक और जहरीली वाकया हुई है। क्या तुम उसकी इस अदाकारी की तारीफ नहीं करोगे जो उसने काल गर्ल की हैसियत से तुम्हारे साथ की थी? ये हकीकत है कि मैं उसे काल गर्ल ही समझ रहा था। मैंने इकरार कर लिया तो फिर थोड़े तवक्कुफ के बाद बोला, मैं तुम्हारे पास इस वक्त एक और मकसद से आया हूँ। मौत बहरहाल इस शख्स का मुकद्दर बन चुकी है जिसने तुम्हारे दफ्तर पर ज़ैर तामीर इमारत से ब्रस्ट मारा था। मैंने उसे छोड़ दिया तो निरंजन लाल के शिकारी कुत्ते उसकी बोटी बोटी भंबोर कर रख देंगे, नदीम ने कहा। वैसे तुम अगर सरार से वादा कर चुके हो तो पुलिस के हवाले भी कर सकते हो, लेकिन निरंजन लाल किसी कीमत पर भी उसे अदालत के कटहरे तक नहीं पहुंचने देगा। आई सी, मैंने नदीम को घूरते हुए कहा। वो अब तुमने अपने जराये से मेरे दफ्तर की फोन कॉल्स भी टेप करानी शुरू कर दी। नसीम के भाई हो इसलिए तुम्हारा ख्याल तो बहरहाल रखना होगा, नदीम ने शौकी से जवाब दिया। फिर मुझे भी पिछले रास्ते से ही साथ लेकर कसीनो के उस हिस्से की तरफ आ गया जो सिर्फ उसकी कार पार्क करने के लिए मखसूस था। रात के 12:30 बजे का अमल रहा होगा। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने उठकर नाइट गोन पहना और टहलता हुआ अपनी ख्वाबगाह से बाहर आ गया। लॉन पर गेट की लाइट्स का अक्स इस वक्त किसी सब्ज हरेरी कपड़े जैसा लग रहा था। मैंने यूं ही आसमान की सिमत नजर डाली। चांद अपनी निसफ से ज्यादा मुसाफत तय कर चुका था और बिखरे हुए तारे ख्वाबीदा अंदाज में टमटमा रहे थे। मैंने पाँव में पहनी हुई स्लीपर उतार दी। औस के शबनमी कतरों की नमी ने मेरे बदन में जैसे जिंदगी की एक ताज़ा लहर दौड़ा दी। मैं लान पर टहलने लगा। उस वक्त हर सिमत हू का आलम तारी था। मैं काफी देर तक इधर उधर चहलकदमी करता रहा। फिर अचानक मेरी नज़र मेन गेट पर पड़ी। नाइट गार्ड ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। मैंने उसे 1-2 बार ऊंची आवाज में पुकारा मगर कोई जवाब नहीं मिला। शायद वह फाटक के साथ बनी हुई कोठड़ी में महू ख्वाब था। मुझे उसकी गैर हाजिरी पर शदीद जल्लाहट होने लगी। हालात के पेशे नज़र वालिद साहब ने उसे खास तौर पर नाइट ड्यूटी के लिए मुलाजिम रखा था ताकि वह किसी आने वाले खतरे का मुकाबला कर सके, मगर वह अपने फराइज से गाफिल था। उसकी गैर मौजूदगी में कोई भी चोर उचक्का या डाकू बिला खौफो खतर अंदर दाखिल हो सकता था। खास तौर पर निरंजन लाल के जर खरीद गुंडे जो दिन की रोशनी में मेरे दफ्तर पर हमला आवर हो सकते थे, वो रात की तारीकी में ड्यूटी गार्ड की अदम मौजूदगी से फायदा उठाकर मुझे इस तरह ठिकाने लगा सकते थे कि किसी को कानो कान खबर भी ना होती।
नरिंजन लाल के पालतू शिकारी कुत्तों का ख्याल जहन में उभरते ही मेरे अंदर खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई। ड्यूटी गार्ड की गैर मौजूदगी का कुछ और मतलब भी हो सकता था। मुमकिन था कि वो खुद से गाफिल ना हुआ हो, बल्कि उसे गाफिल कर दिया गया हो और मेरे खिलाफ तवक्का बाहर आ जाने से मेरे वो दुश्मन जो मेरे वजूद को नापीद कर देने के लिए कोशां थे, वक्ती तौर पर तारीकी का फायदा उठाकर कहीं इधर उधर दुबक गए हों। ऐसी सूरत में किसी नामालूम सिमत से कोई भी गोली सनसनाती हुई मेरी जानब आ सकती थी। मेरे हाथ तेजी से नाइट गाउन के जेब में रेंग गया जहां मेरा ऑटोमेटिक मौजूद था। मैं बड़ी सूरत से अपनी ख्वाबगाह की जानब वापस जाने के लिए पलटा। खुले में मौजूद होने की सूरत में मेरे दुश्मन मुझे आसानी से शिकार कर सकते थे, लेकिन अभी मैं लान की सीढ़ियां बेमुश्किल तय कर पाया था कि मेरी समाज से किसी के कराहने की कर्बनाक आवाज टकराई। मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। कराहने की आवाज फाटक की सिमत से आ रही थी। एक लम्हे के 10वें हिस्से में मेरा जहन अनगिनत वसवसे जाग उठे थे। मैं तमाम एहतियात को बलाए ताक रखकर फाटक की तरफ लपका। मेरे दाएं हाथ की गिरफ्त ऑटोमेटिक के दस्ते पर मजबूत थी। रात के सन्नाटे में कराहने की दर्दनाक कर्बनाक आवाज हर लम्हा मुझसे करीब से करीब तर होती जा रही थी। फिर मैंने फाटक से मुल्हिका गार्ड की कोठरी में कदम रखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो जमीन पर खून में लथपथ पड़ा आहिस्ता आहिस्ता करा रहा था। मैंने झुककर उसे करीब से देखा। सीने के पास उसकी खाली वर्दी में कई खूनी रोशनदान नजर आ रहे थे। शायद किसी नादीदा दुश्मन ने अचानक उस पर साइलेंसर लगे हुए रिवाल्वर से गोलियां बरसाई थी। उसकी राइफल उसके करीब ही मौजूद थी और उसका जिस्म मौत और जिंदगी की आखिरी जंग लड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता झटके खा रहा था। उसके अंदर जिंदगी की थोड़ी सी नमक अभी बाकी थी और फौरी तभी अमदाद से मौत की मंदिर से निकाल कर जिंदगी की तरफ वापस ला सकती थी। मैं बरक रफ्तारी से उठा। मैंने तय कर लिया था कि उसे फौरी तौर पर गाड़ी में डालकर किसी करीबी अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।